Good morning. Welcome to this course on hydraulics and pneumatics. I am मीनू द्विवेदी from Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic लखनऊ और आज हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं और जो नेट हेड या स्टैटिक हेड क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मशीन कि फ्लूइड मशीन क्या होते हैं। तो फ्लूइड मशीन इज ए सिस्टम और डिवाइस इन विच जो स्टोर्ड एनर्जी ऑफ फ्लूइड इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। इट मीन्स जो फ्लूइड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या फिर इसको अगर फ्लूइड मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है तो उसको वो फ्लूइड की स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो उसे हम लोग फ्लूइड मशीन कहते हैं। मेनली आता है कि ये जो स्टोर्ड एनर्जी है या नेचर ऑफ स्टोर्ड एनर्जी या नेचर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है। तो जो स्टोर्ड एनर्जी है अगर सिस्टम रेस्ट में या फ्लूइड रेस्ट में है और हमें मालूम है कि किसी भी सिस्टम की जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी के कारण उसके इंटरनल एनर्जी होती है। तो फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी के फॉर्म में होगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी। और अगर फ्लूइड मोशन में है, मान लीजिए कोई द्रव की धारा आया या स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है, उस केस में उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, प्रेशर एनर्जी भी होगी एंड काइनेटिक एनर्जी भी, क्योंकि फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा होगा, उसके अंदर वेलोसिटी है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी फ्लो वर्क है इसलिए उसके अंदर प्रेशर एनर्जी होगी। और किसी डेटम से किसी हाइट पर होगा इसलिए इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी और फ्लूइड की खुद की एनर्जी दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी होगी। तो और जो मैकेनिकल एनर्जी, नेचर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जनरली शाफ्ट के रोटेशन के टर्म में ट्रांसमिट होती है अगेंस्ट द लोड। लोड डिपेंड करता है यूज़ पर कि कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए मैकेनिकल एनर्जी को हमें इलेक्ट्रिकल पर्पस से यूज़ करना है तो वो जो लोड होगा दैट इज़ इलेक्ट्रिकल लोड। इट मीन्स जो शाफ्ट है दैट इज़ कपल्ड विद द अल्टरनेटर। तो ये था हमारा नेचर की स्टोर्ड एनर्जी का नेचर क्या है एंड मैकेनिकल एनर्जी का नेचर क्या है। तो फ्लूइड मशीन क्या होते हैं, जो स्टोर्ड एनर्जी फ्लूइड की होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको वो स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मशीन। फ्लूइड मशीन को कैसे क्लासीफाई किया गया है, नंबर ऑफ वेज है फ्लूइड मशीन को क्लासीफाई करने के लिए और ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। उसके आधार पर, उसके बेस पर इसे रोटोडायनेमिक मशीन और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन में क्लासीफाई किया गया है। नो रोटोडायनेमिक मशीन क्या होती है? The functioning of rotodynamic machine generally depends upon the principle of fluid dynamics. That is, there is a continuous flow of fluid through the number of blade passages और जब वो fluid number of blade passages से flow करता है then energy transfer takes place between the fluid and the rotor or and blade। और एनर्जी ट्रांसफ़र क्यों होता है? ड्यू टू चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ फ्लूइड इन कोर्स ऑफ कंटिन्यूस फ्लो थ्रू दीज ब्लेड पैसेजेस। तो इसलिए ये एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है और एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। नाउ वेयर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स क्या होती हैं? In positive displacement machine there is certain mass is taken as a system। फ्लूइड के certain mass को as a system consider करते हैं और due to movement of बाउंड्री मूव करती है, फिजिकल मूवमेंट होता है बाउंड्री का और उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज होता है और एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो वो हमारे होते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स। नाउ रोटोडायनेमिक मशीन्स, हमें स्टडी करना रोटोडायनेमिक मशीन्स। तो रोटोडायनेमिक मशीन्स को डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र की एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रही है उसके बेस पर क्लासीफाई किया गया है। डायरेक्शन मीन्स कि स्टोर्ड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है कि मैकेनिकल एनर्जी स्टोर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है।
तो अगर इनपुट स्टोर्ड एनर्जी है और जो आउटपुट है वो मैकेनिकल एनर्जी है, तो ऐसे हम लोग रोटोडायनेमिक मशीन्स को टरबाइंस कहते हैं। और जो फ्लूइड क्या यूज़ हो रहा है उसके आधार पर इसे क्लासीफाई किया गया है। हाइड्रोलिक टरबाइन जिसमें एज ए वाटर एज ए फ्लूइड यूज़ करते हैं, गैस टरबाइन जिसमें गैस और गैसेस मिक्सचर यूज़ करते हैं, एंड स्टीम टरबाइन जिसमें स्टीम यूज़ करते हैं एज ए फ्लूइड। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन, दैट इज़ जो इनपुट है वो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में है और आउटपुट हमारा स्टोर एनर्जी के फॉर्म में है। तो उसमें हमारे पंप्स भी आ जाते हैं, कंप्रेसर्स, फैंस, ब्लोअर्स। तो डिफरेंस क्या है इन सब में? जो पंप्स और कंप्रेसर होते हैं, जो पंप्स है जनरली वो लिक्विड हैंडल करता है और जो कंप्रेसर है जनरली एयर हैंडल करते हैं। बट जो दोनों का आउटपुट है, यानी जो आउटपुट स्टोर्ड एनर्जी है जो वो प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में होती है, जबकि इन केस ऑफ फैंस एंड ब्लोअर्स ये एयर यूज़ करते हैं और जो स्टोर एनर्जी है वो जनरली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो ये डिफरेंस होता है पंप्स, कंप्रेसर, फैन एंड ब्लोअर्स में। नो रोटोडायनेमिक पंप, हमको रोटोडायनेमिक पंप, ये पंप में हमको रोटोडायनेमिक पंप स्टडी करना है कि रोटोडायनेमिक पंप्स क्या होते हैं। तो रोटोडायनेमिक पंप्स जो मैकेनिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे फ्लूइड की स्टोर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जब फ्लो होता है रोटर से, जब फ्लो पास होता है तो एनर्जी गेन करता है फ्लूइड, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जो रोटोडायनेमिक पंप्स होते हैं उन्हें कैसे क्लासीफाई किया गया है? मेनली रोटोडायनेमिक पंप्स दो टाइप के होते हैं, इट इज़ एक्सियल फ्लो पंप और रेडियल फ्लो पंप। तो एक्सियल फ्लो पंप्स क्या होते हैं? एक्सियल फ्लो पंप में जो फ्लो होता है वो पैरेलल टू एक्सिस होता है। पैरेलल टू एक्सिस मीन्स जो इनलेट और आउटलेट होते हैं दोनों सेम रेडियल लोकेशन पर होते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से। बट इन रेडियल फ्लो पंप्स, जिनको हम सेंट्रीफ्यूगल पंप भी कहते हैं, रेडियल फ्लो पंप को, इसमें सेंट्रीफ्यूगल हेड चेंज होता है जब फ्लूइड फ्लो करता है थ्रू रोटर। और ये हेड क्यों चेंज होता है? बिकॉज वन जब फ्लूइड फ्लो करता है रेडियल डायरेक्शन में, देयर इज चेंज ऑफ रेडियल लोकेशन ऑफ फ्लूइड और रेडियल पोजीशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट। तो जब भी हम पंप की बात करते हैं और रेडियल फ्लो पंप, तो ये इट मस्ट बी आउटवर्ड रेडियल फ्लो पंप। इट मीन्स जो फ्लो होगा वो इनलेट से आउटलेट, ये जो इनलेट होगा वो कम रेडियल लोकेशन पे होगा और जो आउटलेट होगा दैट इज़ मोर रेडियल लोकेशन एज कंपेयर टू इनलेट, ताकि जब फ्लूइड फ्लो करेगा इनलेट टू आउटलेट देयर इज ए गेन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल हेड, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो हमारे जो रेडियल फ्लो पंप है, आउटवर्ड रेडियल फ्लो पंप, उन्हें हम सेंट्रीफ्यूगल पंप भी कहते हैं। Now general pumping system and the net head developed by a pump. जनरल पंपिंग सिस्टम, जब हम पंपिंग की बात करते हैं रिफर टू अ हाइड्रोलिक सिस्टम, तो पंपिंग का मतलब हुआ कि हम लिक्विड को या वाटर को लो लेवल टू हायर लेवल डिलीवर करना है। या जब कभी कहते हैं वाटर इज़ टू बी पम्प्ड और लिक्विड इज़ टू बी पम्प्ड, इट मीन्स वाटर को लोअर रिजर्वायर टू हायर रिजर्वायर या लो लेवल टू हायर लेवल डिलीवर करना होता है। पर अगर ब्रॉड सेंस में देखा जाए, इट मीन्स कि जो पंप है दैट बिल्ड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, by virtue of which it can be lifted from lower reservoir to higher reservoir. तो ये हमारा जनरल पंपिंग सिस्टम है। लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस डायग्राम, जैसे जनरल पंपिंग सिस्टम। यहाँ पर जनरल पंपिंग सिस्टम में ये हमारा रिजर्वायर है, दिस इज लोअर रिजर्वायर नोन एज सम्प, इसे सम्प बोलते हैं। और ये हमारा हायर रिजर्वायर है और ये लोअर रिजर्वायर पे ये हमारा इनलेट पाइप है। जो वाटर है वो इनलेट पाइप से फ्लो होगा, ये हमारा इस लेवल से यहाँ बी पर आएगा, तब वो इनलेट पाइप में जाएगा, इसे सक्शन पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद वो पंप में जाएंगे। पंप कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप लिया है, जनरल पंपिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो फ्लूइड है वो एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करने के बाद जनरली जो एनर्जी होती है वो प्रेशर के फॉर्म में होती है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट गोज़ अप, और यहाँ पर ये फिर हायर रिजर्वायर पर डिलीवर हो जाता है। नाउ हम देखते हैं कि टोटल एनर्जी हमारे इनलेट पर, यानी पंप के इनलेट पे और पंप के आउटलेट पर कितनी एनर्जी है।
टोटल इनलेट पर जो एनर्जी है, यानी अगर 1 पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर टोटल एनर्जी यहाँ पर दैट इज़ P1 अपॉन किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज़ सम ऑफ प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड पोटेंशियल हेड। तो यहाँ पर प्रेशर है दैट इज़ P1 अपॉन रो जी, वेलोसिटी है दैट इज़ V1 स्क्वायर अपॉन 2g, और ये जो लेवल है इनलेट है वो डेटम पॉइंट से Z1 हाइट पर है, तो जो पोटेंशियल हेड है दैट इज़ Z1। ना आउटलेट पे देखते हैं, पंप के आउटलेट पे यहाँ पर जो हमारा प्रेशर हेड है दैट इज़ P2 अपॉन रो जी, एंड वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी वहाँ पर V2 है तो V2 स्क्वायर अपॉन 2g, एंड जो पोटेंशियल हेड है दैट इज़ Z2, इसको हम लोग H1 कह दे रहे हैं, एंड दिस इज़ H2। नाउ डिफरेंस, जो हेड का डिफरेंस है दैट इज़ H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 दैट इज़ इक्वल टू H। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ P2 माइनस P1 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2 माइनस Z1। अगर इनलेट और आउटलेट पाइप सेम डायमीटर के हैं, इन दैट केस V1 इक्वल टू V2 एंड नेट हेड डेवलप दैट इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन रो जी प्लस Z2 माइनस Z1, यानी P2 अपॉन रो जी प्लस Z2 माइनस P1 अपॉन रो जी प्लस Z1। और ये हमारा क्या है, P2 अपॉन रो जी प्लस Z2, ये है हमारा डिफरेंस ऑफ पीजोमेट्रिक हेड एट आउटलेट एंड इनलेट। पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है, ये सम ऑफ ये प्रेशर हेड और एलिवेशन का सम होता है, दैट इज़ नोन एज पीजोमेट्रिक हेड। तो जो पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस है ये हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड। मैनोमेट्रिक हेड, मैनोमेट्रिक हेड क्यों बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक मैनोमीटर लगा दें, यहाँ पर अगर हम एक मैनोमीटर लगा देते हैं, यहाँ पर एक मैनोमीटर लगा देते हैं यहाँ पर, तो जो ये लेवल है यहाँ पर मैनोमीटर लगा दें, तो ये लेवल, ये वाला लेवल थोड़ा नीचे होगा, ये वाला यहाँ पर, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, एंड इसको ऐड कर दें और ये लेवल हाई हो जाएगा। तो ये जो प्रेशर हेड है, ये प्रेशर हेड हम मैनोमीटर की हेल्प से इसको मेज़र कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मैनोमेट्रिक हेड। नाउ देखते हैं कि जो ये लेवल ए है, जहाँ पे जो सम्प का लेवल है, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी है एट लेवल ए पर टोटल एनर्जी, ए पर प्रेशर एनर्जी 0 है, क्योंकि हम लोग प्रेशर जो है वो गेज प्रेशर मेज़र कर रहे हैं अबव एटमॉस्फेरिक। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, और ये जो सम्प है वो कितनी हाइट पर है, H। ऐसे एट लेवल ए पर हायर रिजर्वायर लेवल है, मान लीजिए हायर रिजर्वायर, ये लोअर रिजर्वायर है, लोअर कर देते हैं, लोअर रिजर्वायर लेवल, और ये हायर रिजर्वायर कितने उस पर है, वहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर टोटल 0, कोई भी प्रेशर हेड नहीं है, वेलोसिटी हेड नहीं है, और कितनी ऊंचाई पर है, हाइट पर है, ये डेटम लाइन से दैट इज़ HA प्लस HS। नाउ दोनों रिजर्वायर का जो लेवल का डिफरेंस है, यानी हायर रिजर्वायर और लोअर रिजर्वायर, तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, डिफरेंस इक्वल टू हो गया HA प्लस HS माइनस HA दैट इज़ इक्वल टू HS, एंड दिस इज़ नोन एज स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड क्या है, लोअर लेवल जो सम्प का है उससे और जो रिजर्वायर हायर लेवल है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो अब जो दूरी है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक हेड। नॉट टोटल हेड जो पंप डेवलप कर रहा है और जो स्टैटिक हेड है, दोनों बराबर नहीं है। तो क्या रिलेशन है इसमें कि टोटल हेड और स्टैटिक हेड में क्या रिलेशन है, तो इसके लिए बर्नौलीज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं। बर्नौलीज़ थ्योरम देखिए यहाँ पर, ये हमारा एनर्जी डायग्राम है, एनर्जी डायग्राम। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए पॉइंट पर टोटल जो एनर्जी थी दैट इज़ HA। तो जब ए से फ्लूइड फ्लो किया बी में, तो इनलेट लॉस हुए, इनलेट लॉस के कारण जो एनर्जी लॉस हुआ वो अब बी पे आ गया, एनर्जी लॉस कितना हुआ, ये दैट इज़ H इन। उसके बाद बी से हम जब सी पर गए सक्शन पाइप पे, तो सक्शन पाइप में फ्रिक्शन लॉसेज हुए और बैंड लॉसेज हैं, माइनर लॉसेज हैं,
तो जितने भी मेजर और माइनर लॉसेज हैं उनको मिलाकर अगर लॉसेज HF1 है तो ये हमारा देखिए ये हमारा कितना हो गया, ये HF1 हो गया। नौ सी पे यानी पंप का इनलेट है, पंप एनर्जी गेन करता है और हाई प्रेशर और प्रेशर इंक्रीज करता है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट गोज़ अप, तो ये डी पे आ जाता है, प्रेशर गेन करता है। जो डी पे प्रेशर है वो इस प्रेशर से ज़्यादा है ताकि ये ऊपर जा सके, जो लिक्विड है ऊपर डिलीवर हो सके। तो डी पे बाद वो पंप ये डिलीवरी पाइप में आता है। डिलीवरी पाइप में देखिए फिर से फ्रिक्शन लॉसेज, मेजर और माइनर लॉसेज हैं, फ्रिक्शन लॉसेज और बेंड लॉसेज हैं। उसके कारण जो लॉसेज है HF2 यानी कहाँ पे आ गया, ई पे आ गया। ई पे अभी इसके अंदर वेलोसिटी है, तो जब ई से एफ में जाएगा, रेजर्वायर में जाएगा, तो एग्जिट लॉस होगा और यहाँ पर जो एनर्जी होगी टोटली पोटेंशियल एनर्जी होगी, डेट इज़ HA प्लस HS। तो ये हमारा एनर्जी डायग्राम है। नाउ अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, ए पॉइंट पे देखिए, ए पॉइंट इस सम का इनलेट था, वहाँ पे प्रेशर एनर्जी नहीं है, वहाँ पे किनेटिक एनर्जी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी HA, और जो पंप का इनलेट है डेट इज़ P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 प्लस जो लॉसेज हैं ये इनलेट लॉस डेट इज़ H इनलेट प्लस HF1 जो इस पाइप में लॉसेज हो रहे हैं डेट इज़ HF1। ऐसे ही आउटलेट पे P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2, इट इज़ V2 स्क्वायर अपॉन 2G, दिस इज़ V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। उसके बाद जो यहाँ पर देखिए पाइप में जाएगा तो यहाँ पे HF2 है जो फ्रिक्शन लॉसेस और माइनर लॉसेस का सम है, एंड यहाँ पर एग्जिट लॉस है, तो माइनर लॉस और एग्जिट ये हमारा क्या है, दिस इज़ H1। नौ इस HA की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, दैट इज़ इक्वल टू यानी P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 दैट इज़ इक्वल टू H1 प्लस H इन प्लस HF1 प्लस HF2 प्लस H एग्जिट। नौ यहाँ से H2 और ये हमारा क्या है, दिस इज़ H2, ये हमारा क्या है, इसी बराबर H2। नाउ H2 माइनस H1 इज टोटल हेड that is equal to H2 minus H1 that is equal to sum of and HS also। ये सारे losses यानी और static है यानी this is HS plus sum of all the losses, यानी जो static total head जो pump generate करेगा that is sum of static head and losses। losses कहाँ पे हो रहे हैं, losses जो पूरा इनलेट से लेकर आउटलेट तक हो रहा है, और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि अगर हमको यहाँ से यहाँ तक डिलीवर करना है तो हमें ये लॉसेस भी ओवरकम करने पड़ेंगे पाइप वो फ्लूइड को डिलीवर करने के लिए। नौ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारे रेडियल फ्लो पंप है। रेडियल फ्लो पंप पे कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के मेन पार्ट्स में ये सबसे पहले इम्पैलर होता है, एंड इम्पैलर और डिफ्यूज़र होता है एंड केसिंग होता है। ये जब रोटर रोटेट करता है, जब रोटर रोटेट करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल हेड जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो वाटर है या लिक्विड है वो सम से यहाँ आ जाता है, इस पे इसको आई बोलते हैं, दिस नोन एज आई पर आ जाता है। तो जब पैरेलल टू एक्सियली एंटर करता है और जब ये यहाँ पर आता है तो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और रेडियल डायरेक्शन में फ़्लो करता है। तो जब ये रेडियल डायरेक्शन में फ़्लो करता है, देखिए ऐसे रेडियल डायरेक्शन में फ़्लो करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल हेड गेन करता है फ्लूइड जब वो इनलेट से आउटलेट फ़्लो करता है। चूँकि ये जो VR2 है दैट इज़ VR2 लेस देन VR1, VR2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट द इम्पैलर एग्जिट, वो कम होती है इनलेट से, इसलिए प्रेशर हेड गेन करता है फ्लूइड। और जो U2 है, U2 मीन्स लीनियर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड एट एग्जिट, इम्पैलर एग्जिट, वो ज़्यादा होती है इनिशियल वेलोसिटी से, तो सेंट्रीफ्यूगल हेड गेन करता है और हाई वेलोसिटी और हाई प्रेशर से फ्लूइड कहाँ पे आता है, केसिंग में आता है। नौ केसिंग का डाइवर्जेंट पोर्शन होता है, धीरे धीरे एरिया इंक्रीज करता है टुवर्ड्स आउटलेट डिलीवरी की तरफ। उससे क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हाई प्रेशर पे फ्लूइड डिलीवर होता है। इसके अलावा इम्पैलर की जो इम्पैलर होता है, दो डिज़ाइन होती है इम्पैलर की।
इम्पेलर के बाद एक तो डिफ्यूज़र रिंग विद डिफ्यूज़र और विदाउट डिफ्यूज़र। विद डिफ्यूज़र क्या होता है कि क्या काम होता है डिफ्यूज़र का सेंट्रीफ्यूगल पंप में, जो इम्पेलर के एग्ज़िट पर जो काइनेटिक जो वेलोसिटी होती है उसको वो डिक्रीज़ करता है, उसे प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमको आउटलेट पे क्या चाहिए, प्रेशर एनर्जी चाहिए, तो ये डिक्रीज़ करता है। तो जब फ्लूइड यहाँ से इम्पेलर से जब इस पैसेज में जाता है, देखिए डाइवर्जेंट पैसेज है, तो जो फ्लूइड की इंटरनल जो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद ये डिफ्यूज़र में जाता है, ये केसिंग में जाता है, वॉल्यूट केसिंग होती है, फिर से इंक्रीजिंग एरिया, और फिर से जो वेलोसिटी है वो प्रेशर में कन्वर्ट होती है और हाई प्रेशर पे जो फ्लूइड है वो डिलीवर होता है। और जो ये है विदाउट डिफ्यूज़र, देखिए डिफ्यूज़र नहीं है इसमें, जो वॉल्यूट केसिंग है वही डिफ्यूज़र का वर्क कर रही है, और जो फ्लूइड है इससे बाहर निकलने के बाद डिफ्यूज़र में जाता है और हाई प्रेशर पर डिलीवर होता है। तो ये हमारा विद डिफ्यूज़र है और हमारा ये विदाउट डिफ्यूज़र है। नाउ पंप इफ़िशियंसी। नाउ पंप इफ़िशियंसी क्या होती है, जो पंप जो हमारा रोटर होता है, रोटर जो फ्लूइड रोटर जो हेड जनरेट करता है, दैट इज़ ये जो है ये हेड जनरेटेड बाय द रोटर है, और इम्पेलर है यानी एनर्जी पर यूनिट वेट। तो जो रोटर फ्लूइड को इतनी एनर्जी देता है, इतना हेड देता है, पर ये पूरी की पूरी जो फ्लूइड है वो हेड डेवलप नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेस, ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन। तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि जितना हम एनर्जी देते हैं, जितना रोटर इम्पार्ट करता है फ्लूइड को, उतना वो हेड जनरेट नहीं कर पाता। तो दोनों का रेशियो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मैनोमीट्रिक एफिशिएंसी। यानी अगर फ्लूइड इनविसिड हो, आइडियल हो, इन दैट केस जो मैनोमीट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, वो 1 होगी। नो व्हाट इज़ ओवरऑल एफिशिएंसी? ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है कि जो हमें मालूम है जो पंप है दैट इज़ हेड डेवलप करता है एच, यदि ये आपका हेड डेवलप कर रहा है, तो जो पावर हम लोग शाफ्ट को देते हैं, जो शाफ्ट से पावर रोटर में ट्रांसफ़र होती है, रोटर से वो फ्लूइड को ट्रांसफ़र होती है, तो शाफ्ट को हम पावर P दे रहे हैं, और एच हेड के अकॉर्डिंग जो पावर डेवलप इट इज़ रो क्यू जी। तो ये हमें पावर आउटपुट मिल रहा है, और ये हम शाफ्ट जो इनपुट दे रहे हैं, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है ओवरऑल एफिशिएंसी। नाउ ओवरऑल एफिशिएंसी अपॉन ईटा मैकेनिकल, ईटा मैनोमीटर, दैट इज इक्वल टू ईटा मैकेनिकल। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है कि जो हम शाफ्ट को दे रहे हैं और जो रोटर डेवलप कर रहा है VW2U2, और शाफ्ट को दे रहे हैं हम P, तो VW2U2 हेड है, और रो इंटू क्यू इंटू VW2U2 ये हमारा पावर है। तो इन दोनों का रेशियो जो होता है उसे मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। और ये किस कारण है? ड्यू टू जब पावर ट्रांसमिट होती है शाफ्ट से रोटर में, तो ड्यू टू कपलिंग और मैकेनिकल लॉसेस हमारी एनर्जी डिक्रीज करती है। नाउ प्राइमिंग क्या होता है? किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग इज़ द ऑपरेशन इन विच suction pipe, the whole casing, the entire casing and the portion of the delivery pipe up to delivery valve is filled completely with the water. तो क्या होता है उससे, जब ये पूरा पैसेज स्टार्ट करने से पहले हम लोग वाटर से फिल कर देते हैं, और जब ये इम्पेलर रोटेट करता है, हमें मालूम जब इम्पेलर रोटेट करता है तो जो फ्लूइड है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और वो पेरीफेरी की तरफ मूव करता है, परिधि की तरफ मूव करता है, और इस डिलीवरी पाइप से बाहर जाता है। तो जब ये मूव करता है, बाहर जाएगा, तो जो पुश होता है फ्लूइड, उसके कारण यहाँ सेंटर पे एक पुल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पानी जो है या लिक्विड है या वाटर है वो सम से ऊपर आता है। नाउ अगर यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पे अगर एयर है, और इस अगर एयर की प्रेजेंस में हम इम्पेलर रोटेट करेगा, तब भी सेंट्रीफ्यूगल हेड जनरेट होगा, बट वो इतना सेंट्रीफ्यूगल हेड से जब ये बाहर आएगा फ्लूइड, एयर बाहर आएगी, तो वो इतना पुश नहीं होता है उसमें कि वहाँ यहाँ पर इतना सक्शन क्रिएट कर पाए कि जो फ्लूइड है वो सम से ऊपर चला जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डेंसिटी है होती है एयर की, वो बहुत ही कम होती है वाटर से, 1000 टाइम कम होती है, इसलिए एयर इतना जनरेट नहीं कर पाता है हेड की यहाँ पर सक्शन क्रिएट हो पाए प्रॉपर, और जो सम से वाटर है वो ऊपर जा सके। नाउ कैविटेशन की प्रॉब्लम तब आती है किसी भी पंप में जब फ्लो हमारा लो प्रेशर रीजन टू हायर प्रेशर रीजन पे जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमें मालूम है कि जो हम वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है
वो प्रेशर के साथ चेंज होता है। मान लीजिए ये हमारा प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर है 1.01 बार, ये हमारा मान लीजिए बार में है और ये डिग्री सेंटीग्रेड में है। ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसे मालूम है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री होता है। ऐसे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता रहता है, मान लीजिए 2 बार प्रेशर है तो ये 120.2 है। मान लीजिए अगर 5 बार प्रेशर है यहाँ पर दैट इज 151.8 है। ऐसे ही प्रेशर जैसे जैसे कम होता है तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी कम हो जाता है। मान लीजिए 0.06 बार है, यहाँ पे 32.8 है मान लीजिए। तो देखिए ये प्रेशर हमारा बिलो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पे कितना कम, यानी जो लिक्विड है इतने टेम्परेचर पे ही वेपर बनना फॉर्म हो जाएगा। तो जब ये फ्लूइड ये सक्शन पाइप में फ़्लो करता है, जब फ्लूइड यहाँ वाटर फ्लो कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर इस प्रेशर के बराबर पहुँच गया तो बबल्स बनना फॉर्म हो जाएंगे, बबल्स बनने लगेंगे, वेपर फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए वाटर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहा है और इस लिक्विड का प्रेशर यहाँ पे 0.06 बार हो गया और उस पर जो सैचुरेशन टेम्परेचर दैट इज 32.8, तो यहाँ पर वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे और ये वेपर जो फ्लूइड के साथ साथ कहाँ यहाँ पंप में जाएंगे, फिर वो हायर प्रेशर रीजन में पहुँच जाएंगे। तो हायर प्रेशर रीजन में क्या होता है, जो पंप होता है वो जो वेपर्स होते हैं वो वेपर फॉर्म में नहीं रह पाते क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पे कोलैप्स कर जाते हैं, कंडेंस होते हैं और कोलैप्स होते हैं। जब भी कंडेंस होंगे तो प्रेशर वेव जनरेट होती हैं और इस प्रेशर वेव के वजह से क्या होता है, नॉइज़ होती है, वाइब्रेशंस होता है पंप में और पंप की लाइफ कम हो जाती है। और ये जो फ्लूइड है, जब वेपर जब कंडेंस होंगी तो कैविटी फॉर्म करती है, सरफेस को देखिए इरोड कर रही हैं, सरफेस इरोड कर देती हैं। तो ये जनरली जो पंप में होता है सक्शन साइड पे ही प्रेशर जो होता है वो बिलो एटमॉस्फेरिक होता है। तो ये हमारा कैविटेशन था, कैविटेशन से नॉइज़ की प्रॉब्लम आ जाती है, पंप की लाइफ कम हो जाती है क्योंकि वाइब्रेशंस होने लगते हैं एंड हेड डेवलप जो पंप करता है वो कम हो जाता है एंड ऑल्सो एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट था कि बेसिक इंट्रोडक्शन था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होते हैं एंड कैसे कैसे वो वर्क करते हैं और कौन कौन से हेड जनरेट होते हैं। सो थैंक यू सो मच।